स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी चल रहा है। आज उसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं 8वां लेसन, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। टॉपिक का नाम क्या है? मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर थोड़ा लंबा है तो वीडियो को हम लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे, शॉर्टकट में हम निकलने का प्रयास करेंगे। शॉर्टकट का मतलब क्या कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम बताते हुए चलेंगे। अब देखिए ऊपर में कहानी है तो हम क्या पढ़ें इसको, तो कहानी को मैं समझा देता हूँ। एक रेणुका नाम की लड़की है, उसके चाचा फोटोग्राफर हैं, श्रीकांत नाम है उनका। वो प्राकृतिक वनस्पति अलग अलग जगह पे जा कर के वहाँ का फ़ोटो खींचते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों का फ़ोटो खींचते हैं, जानवरों का फ़ोटो खींचते हैं और वो एक फ़ाइल तैयार करते हैं। जब इस फाइल को रेणुका देखती तो बहुत आकर्षित होती है वो, तो पूछती है कि कितने अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो उसके चाचा कहते हैं कि भले ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो यह इनकी जो पहनावा है, खान पान जो है, हमारे जैसा ही है लगभग। शायद तुम्हारे जैसा बच्चे वहाँ खेलते भी होंगे जैसे तुम खेलते हो, अपने भाई से लड़ते हो, तो इसी प्रकार से वहाँ भी बच्चे लड़ते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो उपरोक्त इस कहानी में जो दिया है बस इतना ही से सारांश से दिया हुआ है। उसका जो मेन टॉपिक है आगे से हम शुरुआत करते हैं। तो आप इस कहानी को पढ़ लीजिएगा, मैंने इस कहानी को आपको समझा दिया है। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आप अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन कहाँ पे स्थित है? यह आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा अमेजन ये बेसिन है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? तो आपका अमेजन बेसिन है, याद रखेंगे। अब अमेजन बेसिन में जीवन कैसा है, मतलब वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति एवं वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के खान पान किस प्रकार से है, तो हम देखते हैं। वहाँ का जलवायु आदि हम प्रकार के तमाम ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं पढ़ता चलता हूँ और इसको जब पूरा मैं पढ़ लूँगा तो आपको 5 से 10 मिनट में मैं इसको समराइज करके मैं आपको लिखवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमेजन बेसिन में जीवन। आप टॉपिक से ही समझ गए क्या हम पढ़ने वाले हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। मानचित्र क्या देखना है कि अमेजन बेसिन कहाँ पे है और वो कहाँ से निकल रही है और उसी की सहायक नदियाँ कहाँ पे है, आदि प्रकार को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है मैप में। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। अमेजन बेसिन जो है आपका कहाँ स्थित है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ पे? कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। तो इसके मध्य में अमेजन बेसिन स्थित है और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग में भूमध्य रेखीय प्रदेश है। अब ये भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश, तकलीफ नहीं होना चाहिए, एक एक शब्द क्लियर करता चलूँगा मैं। देखिए आपका ये विषुवत रेखा है, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं या फिर समानांतर रेखा भी कहते हैं। तो 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के एरिया को हम क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। भूमध्य रेखीय प्रदेश इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। कहाँ पे? भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर गुजरती है। कह रहा है कि ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर, देखिए ये कहाँ से निकल रहा है? अमेजन बेसिन कहाँ से निकल रहा है? ये दक्षिण अमेरिका में है, याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में पर्वतों से निकल करके कहाँ जा रहा है? ये अंध महासागर, मतलब आप बताएंगे कैसे पहुँचती है। जिस स्थान पर कोई नदी
किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उस नदी का मुहाना कहते हैं, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो मुहाना का परिभाषा क्या है आपका? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर के अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन अमेजन जो बेसिन जो है ब्राज़ील के भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। तो अमेजन बेसिन किसके क्षेत्र में फैला हुआ है? तो आपका ब्राज़ील के कुछ भाग में है, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। याद रखेंगे। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों का नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए, इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। लोग जानेंगे, देखेंगे कि क्या है ये, तो मैंने आपको शॉर्ट्स में यहाँ पे बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ देश है, जैसे कि अमेजन बेसिन जो है, देखिए किस प्रकार से पश्चिम से निकल करके ये आपका जा रहा है ना। तो कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलिविया है, पैराग्वे है, चिली है। सब देश का नाम आप याद रखेंगे ताकि वर्ल्ड मैप से कोई सवाल आए तो आपसे छूटे ना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सहायक नदियाँ, इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सहायक नदियाँ, यह छोटी नदियाँ होती है। सहायक नदियाँ क्या होती है? छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदी के साथ जिस क्षेत्र को पानी को बहा कर ले जाती है वह बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो बेसिन का परिभाषा है मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो बेसिन का ये परिभाषा हो गया, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ का हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों एक समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। देखिए अमेजन बेसिन का जो जलवायु है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कहाँ पे स्थित है। तो भूमध्य रेखा के आसपास में स्थित है और आप जानते हैं भूमध्य रेखा के आसपास में कैसे स्थिति होती है। तो यहाँ पे जो तापमान हमेशा उच्च होती है और यहाँ पर जो जलवायु है नम जलवायु होती है और यहाँ पे आर्द्रता पाई जाती है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि हमेशा इंसान का जो बॉडी जो है पसीने में चिपचिपाहट की तरह रहता है, उमस टाइप की ज़िंदगी भरी होती है यहाँ पे। तो लोग जल्दी ही थक जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे गरीबी ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए। आगे देखते हैं वर्षा वन। वर्षा वन को क्या कहते हैं? सदाबहार वन भी कहते हैं। आपको मैंने बताया भी था पिछले चैप्टर में। अब देखिए वर्षा वन कह रहा कि किन प्रदेश में? अमेजन बेसिन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है।
यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकते हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता है। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ का है आर्किड और ब्रोमेलाइड पौधे हैं। देखिए परजीवी पौधा कौन कौन सा है, आर्किड है एवं ब्रोमेलाइड है। आर्किड क्या काम होता है ना कि पौधे के पौधे ऊपर होता है, क्यों, प्रकाश संश्लेषण, जो सूर्य का जो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वो उसके ऊपर मौजूद होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि वर्षा वन में प्राणी जाति की प्रचुरता होती है, जैसे टुकुन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाली विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षी से भिन्न होते हैं। अब देखिए वर्षा वन में जो पक्षी जो पाई जाती है टुकुन गुंजन, टुकुन गुंजन याद रखेंगे, जो बड़ी चोंच वाली होती है, बड़ी चोंच वाली होती है। और कह रहा है कि यहाँ पे जो है कि जो भारत से बहुत अलग दिखते हैं, भारत के पक्षी से अलग दिखते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाला टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। देखिए टैपीर जो है चींटी खाता है, बताइए इतना बड़ा शरीर है, चींटी से पेट भर जाता होगा इसका, चींटी खाता है। आगे क्या है, एनाकोंडा यहाँ पे है कि आपका कुछ ऐसी प्रजाति एनाकोंडा, बोआ, अजगर है ना, अजगर कि ऐसे ही प्रजातियाँ यहाँ पे स्थित है। अब देखिए यहाँ पे सांप का प्रजाति है। अगर आपसे पूछ देगा बोआ क्या है, एक प्रकार का जंगली जानवर है, एक प्रकार का पक्षी है, एक प्रकार का सांप की प्रजाति है, एक प्रकार का मेढक की प्रजाति है। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है ध्यान से तो यकीन मानिए कि आपको लुढ़कने से कोई नहीं बचा सकता है। तो आप यकीन मान के चलिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, और मैं सारे सवालों को मैं बताता भी चलता हूँ कि इस लाइन से क्या सवाल बन सकता है। हम ऐसा नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ते चलते हैं, पढ़ते भी हैं और समझाते भी हैं और सवालों को भी हम बताते हैं। कह रहा है कि इस बेसिन में निवास करते हैं मांस खाने वाले पिरानिया मत्स्य। देखिए पिरानिया मत्स्य जो है मांस खाने वाले पिरानिया मछली है। तो इम्पोर्टेंट है पिरानिया क्या है, तो पूछ लेगा, एक मेढक की प्रजाति है, टैपीर की प्रजाति है, मत्स्य है। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो यकीन माने लुढ़क जाएंगे फिर से। मछलियाँ के विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार की जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। इसे आपको नोट भी करते हुए चलना है। जो मैं जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर नोट करते चलना है। अब वर्षा वन के निवासी, वर्षा वन के निवासी कैसे है भाई, तो देख लेते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि स्त्री क्या काम करती है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। देखिए ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का क्या है, तो पूछ सकता है कि ब्रोमेलाइड क्या है। एक प्रकार का पौधा है, एक प्रकार का जंतु है, एक प्रकार का कुछ भी और दे सकता है। चार उदाहरण, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक दे सकता है। तो ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। इसकी क्या विशेषता, जो अपनी पत्तियां में जल को संचित रखता है, याद रखेंगे। यहाँ तक हमें महिलाएं क्या करती है, महिलाएं फसल उगाती है। तो अब कौन कौन सा फसल उगाते हैं, अमेजन बेसिन में उगने वाले फसल कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली का शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति
का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये क्या होता है आपका कर्तन और दहन। तो देखिए एक क्या है, एक जंगल है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे जंगल है, पेड़ पौधा यहाँ पे लगा हुआ है। तो किसान यहाँ पे गए, इस जंगल को क्या कर दिए, लकड़ी को सब काट दिए सबको, और इसमें आग लगा दिए। जो इसके अंदर जो आपका जो मृदा जो जब मिलेगी ये मृदा में, तो वहाँ का जो मृदा है बहुत ही पोषक, बहुत ही उपजाऊ हो जाएंगे, और वो कुछ समय तक रहता है। फिर जब ये पुराना हो जाता है तो यही प्रक्रिया कहीं और चलती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कर्तन, सॉरी, है ना, कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, इनका मुख्य आहार मेनियोक है। मेनियोक क्या होता है, जिस तरीके से आपके यहाँ आलू होता है इस प्रकार से वहाँ मेनियोक होता है, जिसे कसाव भी कहते हैं। कसाव किसे कहते हैं, तो मेनियोक को कहते हैं। कसाव निम्नलिखित में से कसाव किसे कहते हैं, मेनियोक, आलू, सेब, नाशपाती, इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक, भयानक सवाल बन सकता है, भयानक सवाल बन सकता है, तो आपको उत्तर देते हुए आना चाहिए। कह रहा है कि यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होती है। ये चींटियां की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। कोको क्या है, नकदी फसल यहाँ का है, मक्का, कॉफ़ी। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों की लकड़ी प्रदान करते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों की लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घर में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मालोक मतलब कि अपार्टमेंट, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट है ना, में रहते हैं, जिनकी छत जो है तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों के जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एक ही मात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भाग तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया। तो ये अलग प्रकार का है, इसे आप देख लेंगे, एक कहानी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, अब देखिए यहाँ पे है क्या, कर्तन एवं दहन कृषि। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसान क्या करते हैं, किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ी को काट कर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिसमें पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाती है। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षा जो होता है ना, बरसों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार उपयोग से मिट्टी का पोषक तत्व का अभाव होता है, इस प्रकार से अभाव हो जाता है, इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेत में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब उन्हें लोग इस भूमि का टुकड़ी का पुनः जोत सकते हैं। तो कर्तन एवं दहन कृषि आप समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है, हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये भी आपका मेन से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये भारत के संदर्भ में है, तो इसको मैं लिखाऊंगा ही, अवश्य मैं लिखाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। क्या पढ़ते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। कह रहा है कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। क्या बोल रहा है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करते। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन लिखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जीवन में लिखेंगे पहला पॉइंट, यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 10 डिग्री उत्तर से
30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। मैं पॉइंट पहले लिखा देता हूँ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे घाघरा सोन चंबल, घाघरा सोन चंबल गंडक कोसी गंगा की सहायक नदी है। पहले पॉइंट आप लिख लें, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे मैदान पर्वत सुंदरवन गिरिपाद डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। अगला लिखेंगे यहाँ चाप झील पाई जाती है। चाप झील क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नदी का बहाव से कोई टुकड़ा कट करके अलग हो जाना, उसे हम चाप झील कहते हैं। एवं यहाँ का जलवायु मानसून जलवायु होता है। तो 4-5 पॉइंट मैंने लिखवाया है, अगर लगे तो मैं और लिखवा देता हूँ। लिख लीजिएगा, 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। इस क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण में पर्यावरण की भूमिका होती है एवं यहाँ के मुख्य फसल धान है। तो अब हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको नोट कराते हुए चलेंगे। तो आपने क्या देखा, यह 10 डिग्री बेसिन जो है 10 डिग्री उपोष्ण उत्तर में है, 10 डिग्री से उत्तर 30 डिग्री उत्तर के बीच में यह स्थित है। घाघरा सोन चंबल गंडक कोसी इसे गंगा की सहायक नदी है एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक इसमें अप्रवाहित होती है। अब एटलस की सहायता से आपको पता करना है कि गंगा की कुछ सहायक नदी का नाम ढूंढे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान में क्या है, मैंने आपको जो जो लिखाया है यही यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान में क्या मिलते हैं, बेसिन में मैदान मिलता है, आपको पर्वत मिलता है ना, गिरिपाद मिलता है, सुंदरबन डेल्टा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो आपको विशेषताएं मैंने बता दिया, क्या क्या विशेषताएं बता दिया। गिरिपाद मिलना, आपका सुंदरबन डेल्टा मिलना, आपको और क्या मिलना है ना। तो जो भी आपको मैंने लिखाया है उस प्रकार का क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। चाप झील क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से नदी आ रही है, ये टुकड़ा अलग हो गया और यहाँ पे बन गया, इसे चाप झील कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, चाप झील कहते हैं इसे। चलिए, यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसून ही होती है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो है कि क्या होता है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत के मानचित्र को देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। आपको पता है कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्या स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, मैंने आपको बता दिया है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत, मतलब 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा के अंतर्गत जितने भी लोग रह रहे हैं वो क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, 1102, याद रखेंगे। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व जिन स्थान पर अधिक होती है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यहाँ की जो मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। जिन स्थान पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होती है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि। धान यहाँ का मुख्य फसल। 2 पॉइंट इसमें लिखना था जो मैंने आपको लिखा दिया है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण जो है कि पर्यावरण की भूमिका होती है वितरण में,
और यहाँ का मुख्य फसल क्या है, धान, जो मैंने आपको 2 पॉइंट ऊपर में लिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। देखेंगे यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें क्या क्या है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, चना है एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट नकदी फसल भी उगाई जाती है। तो गन्ना एवं जूट कैसी फसल है, नकदी फसल। नकदी फसल का एग्जाम्पल अगर नहीं याद रहता है तो अभी से ही स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें। ऐसा नकदी फसल गन्ना भी है, कोको भी है, चाय भी है, कॉफ़ी भी है ना। जूट, मैदान के कुछ क्षेत्र में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पश्चिम बंगाल एवं असम के में चाय के बागान मिलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क उत्पादन किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बन रहा है कि बिहार एवं असम के कुछ भागों में क्या मिलता है, चाय का बागान मिलता है ना। सॉरी, पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय का बागान मिलता है। बिहार एवं असम के कुछ भागों में क्या मिलता है, सिल्क के कीड़ों को संवर्धन करके सिल्क मतलब उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाते हैं। अब देखिए दूसरी प्रकार का आ गया वेदिका कृषि। तो वेदिका कृषि भी होती है। तो एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको वेदिका कृषि के बारे में समझाता हूँ। देखिए वेदिका कृषि क्या होता है ना, जैसे कि ढलान वाला जो भूमि होता है, ढलान वाला भूमि को समतल बना करके वहाँ पे खेती किया जाता है। आपको फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कौन सा पेड़ पाया जाता है, सागवान, साखू एवं पीपल। तो ये किसके उदाहरण है, पर्णपाती वन के हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तो घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होता है, जहाँ भूमि और जल दोनों दलदली वाला भाग होता है उसे मैंग्रोव वन कहते हैं, याद रखेंगे। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो शंकुधारी पेड़ का उदाहरण क्या हो जाएगा, चीड़, देवदार और फर। तो याद रखेंगे, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र में पर्णपाती वन के पौधे मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान में आपको क्या मिलते हैं, बांस के मैदान मिलते हैं। तथा आपका उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु है तो वहाँ पे और तीव्र ढाल वाला है तो कैसा मिलेगा, शंकुधारी वृक्ष मिलेगा। शंकुधारी में क्या, चीड़, देवदार, फर, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ जनसंख्या घनत्व हो गया। देखिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है, मैंने क्या कहा था, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उत्तराखंड का कितना है, 189 है। और पश्चिम बंगाल का 1029 है। बिहार का 1102 है। मैंने आपको अभी बताया ही है। आगे देख लेते हैं कुछ और है, चलिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि चाय का बागान दिखाया जा रहा है, धान की कृषि कैसे होता है वो बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। देखिए बेसिन जो होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। लाइन करते हुए चलेंगे, है ना। अगला पॉइंट सुनेंगे। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। मगरमच्छ, है ना। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव होते हैं।
रोहू, कतला एवं हिल्सा मछली की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। आपको सोच रहे हो कि सर लिखा क्यों नहीं रहे हैं, तो मैं भी जस्ट लिखा रहा। मैंने कहा था कि मैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लिखाऊंगा, अवश्य लिखाऊंगा, क्योंकि आपका ये इंडियन ज्योग्राफी का भी सवाल यहाँ पे बन सकता है। और जो आपका अमेजन बेसिन है उसको भी मैं लिखाऊंगा, तो उसको थोड़ा बाद में लिखाऊंगा। तो पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वेदिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेदिका क्या होता है, खड़ी ढलान पे। तो वेदिका का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्र से ना हो। देखिए यहाँ पे समतल बना दिया गया है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, समतल बना करके मेड़दार बना दिया गया है ताकि पानी का प्रवाह ज़्यादा ना हो, ये पानी यहाँ पे रुके भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सिंग वाला गैंडा है, मगर है, और ये वेदिका कृषि है, देख लिए। आगे क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जो अवलंबन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में शुशु कहते हैं। शुशु किससे संबंधित है, शुशु शब्द किससे संबंधित है, तो डॉल्फिन से संबंधित है। शुशु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अच्छा, जहाँ डॉल्फिन रहती है वहाँ जल शुद्ध होती है, उससे यही पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहर गंदगी प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बताते हुए चलूँगा। कह रहा है यहाँ पे, वो कहानी ही है। चलिए आगे देखिए क्या है यहाँ पे। यहाँ कह रहा है, यहाँ पे पढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई प्रकार के बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। तो गंगा के बड़े मैदान में क्या है, बड़े शहर कस्बे स्थित। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पे कोलकाता, कुछ लोग को लगेगा कि तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल, आगे हम पढ़ेंगे भी, कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, पर तो हुगली नदी जो है गंगा की एक शाखा ही है। तो इन इन शहरों तथा यहाँ के स्थित उद्योगों को गंदा पानी बहाकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित यंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों के सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे देखिए आ भी गया आपका, कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या करा है कि जो बेसिन का जो क्षेत्र होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो क्षेत्र है, कुछ पर्यटन स्थल भी है। कौन कौन, तो देखते हैं। पर्यटन इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तो देखते हैं आगरा में क्या है, यमुना नदी के किनारे क्या है, ताजमहल स्थित है। तो पहला पर्यटन हो गया आपका, पहला पर्यटन। दूसरा, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी के संगम है, तो ये आपका क्या हो गया, ये दूसरा हो गया आपका, ये दूसरा हो गया। दूसरा आप इसे नोट करते हुए चलेंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, तीसरा हो गया आपका, ये तीसरा पर्यटन हो गया। लखनऊ की इमामबाड़ा, चौथा पर्यटन। असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन आपका 5वां पॉइंट हो गया ये। चौथा यहाँ पे इमामबाड़ा आपका 5वां पॉइंट असम का है। उसके बाद क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट, ये 6ठा पॉइंट के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो आपने देख लिया पर्यटन अमेजन बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन सा है। तो आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना का जो संगम जो है वो, लखनऊ का इमामबाड़ा,
असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी, और हमने क्या पढ़ा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्तूप को मैंने पढ़ा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सवाल यहाँ पे आ गया है, तो सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको नोट्स आपको बनवा देता हूँ। तो लिखेंगे, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं सवाल को बताता हूँ। तो आपको मैंने क्या लिखवाया था, यहाँ की मुख्य फसल धान है, वहाँ पे अब नोट में करके लिखेंगे, 2 पॉइंट नोट में लिखेंगे, 2 पॉइंट नोट में लिखेंगे, 2 पॉइंट नोट में लिखेंगे। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय का बागान मिलता है, पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय का बागान मिलता है। दूसरा पॉइंट नोट में ही लिखेंगे। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन करते हैं। तो आपका ये नोट में हो गया। तो जहाँ से आपने लिखा था मुख्य फसल धान है, तो उसके बाद अगला पॉइंट से लिखना स्टार्ट करें। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बाँस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। घने बाँस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे आपका क्या क्या है, चीड़, देवदार, फर। नोट में लिखेंगे, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अब पर्यटन स्थल टॉपिक दे देंगे और लिखेंगे, आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसी में पर्यटन स्थल में लिखेंगे, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना का संगम। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप। अगला पॉइंट लिखेंगे, लखनऊ का इमामबाड़ा। अगला पॉइंट लिखेंगे, असम का काजीरंगा अभयारण्य एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य मिलता है। तो ये आपका क्या था, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का कुछ पॉइंट था जो मैंने आपको लिखवा दिया है। अब हम सवाल को देखते हुए चलते हैं। अब यहाँ बता रहा है कि उस महाद्वीप का नाम बताएं जहाँ अमेजन बेसिन स्थित है। तो आपका दक्षिण अमेरिका आंसर हो जाएगा, साउथ अमेरिका। अब अगला सवाल क्या है कि अमेजन बेसिन के लोगों का फसल कौन कौन सा, टेपियाका है, अनानास है, शकरकंद है, कोको क्या है, कोको भी है। तो कोको क्या है, नकदी फसल है। अमेजन के वर्षावन में कौन सा पक्षी पाया, टुनकुन या गुंजन, मैंने आपको नाम बताया भी था। अगला क्या है, गंगा नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर स्थित है। तो आपको इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना याद रखेंगे। अगला सवाल है, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा, असम में पाया जाता है। टुकुन क्या है, एक प्रकार का पक्षी है। आप एक यह सवाल यहाँ पे। अगला क्या है,
मैनयोग कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो कहाँ का है? तो अमेजन का है, याद रखेंगे अमेजन का है। कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। देवदार एवं फर किस प्रकार के वृक्ष है? तो शंकुधारी वृक्ष है। बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? तो आपका डेल्टाई क्षेत्र में मिलता है, डेल्टाई क्षेत्र में मिलता है। अगला देखते हैं आपका, अगला हो जाएगा आपका आंसर क का आपका हो जाएगा 5 नंबर। सूती कपड़ा जो है गंगा के मैदान में फेमस है। मलोक क्या है? तो मलोक क्या है? आपका मलोक जो है कि एक प्रकार से ढालू छत बोल सकते हैं, ढालू छत बोलते। पिरान्या क्या है? तो पिरान्या एक प्रकार का मांस खाने वाला मछली है। रेशम कीट क्या है? तो रेशम कीट जो है आपका रेशम कीट पालन। और अगला है काजीरंगा, असम में स्थित है। इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था मैंने इसको समाप्त कर दिया है। तो कल परसों 2 दिन और लगेगा, ये 7वीं क्लास का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा और फिर हम इसका एक साथ एमसीक्यू आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आज नहीं डालेंगे, जब हम एमसीक्यू लाएंगे वहाँ भी डाल देंगे, या फिर उसका अलग से प्लेलिस्ट हम बना देंगे, या फिर इसी प्लेलिस्ट के अंतिम में हम डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और जो जहाँ पे समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट करें, और आज मैं अपना नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा दूसरे वीडियो में। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय।